नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय गुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक का अध्ययन करेंगे। यह क्लास ऑफलाइन नोट्स पर आधारित है। सिंधु घाटी सभ्यता। नामकरण। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, वृहद सभ्यता कहा जाता है। मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया है क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व अधिकांश स्थल सिंधु घाटी से प्राप्त हुए हैं। मार्शल के अनुसार अगर सिंधु नदी के अलावा स्थल प्राप्त हों तो इसे भारतीय सभ्यता नाम दिया जाना चाहिए। सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। पुरातत्व की परंपरा रही है कि जिस क्षेत्र से सभ्यता की खोज हुई हो उस सभ्यता का नामकरण उसी स्थल से होना चाहिए। इस कारण हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता नाम सर्वमान्य है क्योंकि इस सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा है। सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक स्थल सरस्वती नदी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। सरस्वती नदी क्षेत्र है, यह सिंधु नदी और गंगा नदी के मध्य स्थित है। इस सभ्यता को वृहद सभ्यता रफीक मुगल द्वारा नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप। आदि ऐतिहासिक सभ्यता। इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव को लिपि का ज्ञान था। मानव ने लिखा भी है मगर हम उस लिपि को पढ़ने में असमर्थ रहे हैं। इस कारण ऐसे कालखंड की जानकारी हेतु हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ है। हड़प्पा विश्व की तीसरी कांस्य युगीन सभ्यता है। प्रथम कांस्य युगीन सभ्यता मिस्र, दूसरी मेसोपोटामिया, तीसरी हड़प्पा है। हड़प्पा सभ्यता को नदीय सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे अवस्थित होने के कारण इसे नदीय सभ्यता कहा जाता है। इसके समकालीन निम्न नदीय सभ्यताएं थी। हवांग नदी के किनारे चीन सभ्यता, नील नदी के किनारे मिस्र सभ्यता, दजला फरात की मेसोपोटामिया सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में गांवों की अधिकता के बाद भी इसे नगरीय सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इतिहास में पहली बार बड़े पैमाने पर तथा नियोजित तरीके से बसे हुए नगर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता को गॉर्डन चाइल्ड ने भारत की पहली नगरीय क्रांति कहा है। हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम। प्राग हड़प्पा नवपाषाण काल के बाद तथा हड़प्पा सभ्यता से पूर्व का काल प्राग हड़प्पा कहलाता है। प्राग हड़प्पा स्थलों में नवपाषाण काल व हड़प्पा सभ्यता दोनों के प्रमाण मिलते हैं। स्थल मेहरगढ़, पाकिस्तान, भीराना, भारत, हरियाणा। कालक्रम 3300 ईसा पूर्व का काल प्राग हड़प्पा कहलाता है और 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व का काल है वह हड़प्पा काल कहा जाता है। हड़प्पा काल को 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, पत्नोमुखी हड़प्पा। पत्नोमुखी हड़प्पा को उत्तर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का काल 3300 बीसी से 2600 बीसी का काल माना जाता है। विकसित हड़प्पा का काल 2600 बीसी से 1900 बीसी का काल माना जाता है। पत्नोमुखी हड़प्पा अथवा उत्तर हड़प्पा सभ्यता का काल
1900 बीसी से 1300 बीसी का काल माना जाता है। इसके बाद में 1300 बीसी से 300 बीसी का काल हड़प्पा के बाद का काल माना जाता है। कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 3300 बीसी से 1300 बीसी के मध्य का काल माना जाता है। मार्शल महोदय ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व, पिगट और व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, अकाद के शासक सारगोन के अभिलेख से 2370 ईसा पूर्व से 2284 ईसा पूर्व का काल माना गया है। मेके ने 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का काल, माधव स्वरूप वत्स ने 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व का काल, सीजे गेड ने 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना है और यह सर्वमान्य है। एनसीईआरटी ने 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व का काल माना है। C14 कार्बन विधि की खोज शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डब्ल्यू लीवी ने इस पद्धति की खोज की थी। भारत में भंडारकर शोध संस्थान पुणे ने इसका प्रयोग किया था। कार्बन डेटिंग पद्धति रेडियो कार्बन विधि C14 के अनुसार संपूर्ण सभ्यता का काल 3300 बीसी से 1300 बीसी माना है और विकसित सभ्यता का काल 2600 बीसी से 1900 बीसी का काल माना है। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। ए, विदेशी उत्पत्ति का मत। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का विदेशी उत्पत्ति के मत के समर्थक हैं मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड, मेके, डी कोसाम्बी, डेल, एस.डी. सांकलिया। इनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति विदेशियों से हुई थी। विदेशी मत के अनुसार इस सभ्यता को सुमेरियन, मेसोपोटामिया के लोगों ने बसाया था। पक्ष में तर्क दोनों सभ्यताओं में लोहे से अनभिज्ञ थे। लिपि का प्रयोग, ईंटों का उपयोग, जल निकासी दोनों एक दूसरे के व्यापार के प्रमाण मिले हैं। कांस्य का प्रयोग विदेशी मत के अनुसार इस सभ्यता को सुमेरियन, मेसोपोटामिया लोगों ने बसाया था। पक्ष में तर्क दोनों सभ्यताएं लोहे से अनभिज्ञ थी। लिपि का उपयोग, ईंटों का उपयोग, जल निकासी दोनों एक दूसरे के व्यापार के प्रमाण मिले हैं। कांस्य का प्रयोग बलूचिस्तान के चबूतरे व मेसोपोटामिया के जिगुरात से समानता है। मोहनजोदड़ो के अन्नागार की सामग्री तथा मेसोपोटामिया में प्रयुक्त सह तीर का प्रयोग में समानता है। इस आधार पर माना जाता है विदेशियों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया गया था। विदेशी मत का खंडन किया गया है निम्न आधार पर। ए, लिपि की भिन्नता, जहां हड़प्पा की भावचित्रात्मक लिपि है जबकि मेसोपोटामिया की कीला अक्षर लिपि का उपयोग हुआ है। 2, मेसोपोटामिया से मंदिर जैसी संरचना मिली है जबकि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। 3, हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व नगर नियोजन विश्व का सर्वश्रेष्ठ है जबकि मेसोपोटामिया में घटिया स्तर की जल निकासी व नगर नियोजन निम्न स्तर का था। इस आधार पर माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास विदेशियों के द्वारा नहीं किया गया। चौथा तर्क है हड़प्पा में कच्ची व पक्की ईंटों में समान पैमाने की थी जबकि मेसोपोटामिया में इसका अभाव पाया गया है। 5, मेसोपोटामिया से भव्य कब्रें मिली हैं जबकि वहीं पर हड़प्पा सभ्यता में कब्र का अभाव पाया गया है।
सिंधु घाटी सभ्यता का विकास स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के निर्माता वैदिक आर्यों को माना गया है। वैदिक आर्यों से उत्पत्ति समर्थक हैं बीबी लाल, लक्ष्मण स्वरूप वत्स, SR राव, TN रामचंद्रन, पुसालकर, KN शास्त्री। समर्थक में तर्क है RP चंद्रा व पुसालकर के अनुसार ऋग्वेद में उल्लेखित असुर ने इस सभ्यता को बसाया। बीबी लाल ने हड़प्पा व वैदिक सभ्यताओं का भौगोलिक क्षेत्र या विस्तार क्षेत्र समान माना है। बुद्धि प्रकाश के अनुसार दास दस्यु का उल्लेख मिलता है, यह लोग यज्ञ भी करते थे। विपक्ष में तर्क हड़प्पा नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। 2. हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग करते थे जबकि वैदिक सभ्यता में लोहे का प्रयोग करते थे। हड़प्पा व्यापारिक अर्थव्यवस्था थी जबकि वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रमाण मिला है जबकि वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। हड़प्पा से लिंग पूजा के प्रमाण मिले हैं जबकि वैदिक काल में लिंग पूजा निंदनीय मानी जाती थी। इस आधार पर माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास वैदिक आर्यों के द्वारा नहीं किया गया। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। कहने का अर्थ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते। गाय के साक्ष्य का अभाव पाया गया है जबकि वैदिक काल के लोगों का घोड़ा प्रिय पशु था जबकि गाय पवित्र थी। हड़प्पा सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी जबकि वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग लिपि से परिचित थे जबकि वैदिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखना नहीं जानते थे। ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता के लोग लिपि से परिचित थे, लिखना जानते थे जबकि वैदिक काल में लिपि का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे, इसका समर्थन RD बैनर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी ने किया है। समर्थन में तर्क है कि द्रविड़ लोगों की भाषा ब्राहुई थी और इसी से हड़प्पा लिपि मेल खाती है। इस आधार पर द्रविड़ लोगों ने इस सभ्यता को बसाया। द्रविड़ मूल रूप से बलूचिस्तान के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण बलूची सभ्यता के लोगों ने किया, इसका समर्थन फेयर सर्विस और रोमिला थापर के द्वारा किया गया है। पूर्व की संस्कृतियों का विकसित रूप थी हड़प्पा। समर्थन अमलानंद घोष, आलचिन दंपति, फेयर सर्विस, रोमिला थापर, बीबी लाल, DP अग्रवाल। समर्थन में तर्क राजस्थान की सोथी, जिसे कालीबंगा सेकंड कहा जाता है, सोथी बीकानेर में स्थित है। कोट दीजी, आमरी, बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियों से विकसित सभ्यता हड़प्पा थी। फेयर सर्विस और रोमिला थापर ने बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियों का उदाहरण दिया है और इस मत को सर्वमान्य माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी स्थान मांडा है जो चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थान आलमगीरपुर है जो हिंडन नदी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी स्थल देमाबाद है जो परवरा नदी पर महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थान सूतकांगे डोर है जो दाक्स नदी के किनारे स्थित है और यह बलूचिस्तान में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की बात करें तो इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, यह 1400 किलोमीटर है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम से पूर्व की ओर जो विस्तार है वह 1600 किलोमीटर है। हड़प्पा का पूर्वीतम स्थल आलमगीरपुर है। हड़प्पा सभ्यता का
दूसरा पूर्वीतम स्थल हुलास है। आलमगीरपुर और हुलास दोनों उत्तर प्रदेश राज्य में है। हड़प्पा का उत्तरीतम स्थल मांडा, हड़प्पा का दूसरा उत्तरीतम स्थल रहमान डेरी, हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल देमाबाद, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा दक्षिणतम स्थल भगतराव, हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमतम स्थल सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान, और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा पश्चिमतम स्थल है वह सुतकाको है स्थल है। हिसार की राखी गड्ढी की नवीन खुदाई में 3 नई बस्तियां मिली हैं। इस आधार पर राखी गड्ढी संपूर्ण सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गड्ढी है जो हरियाणा में है। दूसरा मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। तीसरा बड़ा हड़प्पा जो पंजाब पाकिस्तान में है। चौथा बड़ा गेंद्रीवाल जो पाकिस्तान के पंजाब में है। पांचवा बड़ा धोलावीरा जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ समझने की बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह राखी गड्ढी है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। हड़प्पा सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता मिस्र की तुलना में 20 गुना बड़ी है, जबकि मिस्र व मेसोपोटामिया से 12 गुना बड़ी है। वर्तमान में स्थित सोर्तुगई और मुंडीगाक दोनों हड़प्पा सभ्यता के मुख्य भूमि क्षेत्र नहीं थे, बल्कि व्यापारिक उपनिवेश थे। एग्जाम में पूछा जाता है सोर्तुगई और मुंडीगाक कहाँ स्थित हैं? तो अफगानिस्तान में स्थित हैं, और यह सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य भूमि क्षेत्र नहीं थे, बल्कि व्यापारिक उपनिवेश थे। सिंधु घाटी सभ्यता के पंजाब पाकिस्तान में स्थल 1 हड़प्पा, 2 सरायखोला, 3 रहमान डेरी, 4 गुमला, 5 जलीलपुर, 6 चकपुर, 7 बानेस्याल, 8 सरायखोला यह पाकिस्तान के पंजाब में स्थित हैं। सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र हैं 1 मोहनजोदड़ो, 2 चनोदड़ो, 3 कोटदीजी, 4 आमरी, 5 अलीमुराद, 6 दमसादात यह सिंध पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं। बलूचिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल 1 राना गुड्डई, 2 सुतकांगेडोर, 3 सुतकाको है, 4 बालाकोट, 5 डाबरकोट, 6 दमसादात यह सिंधु सभ्यता के स्थल हैं जो बलूचिस्तान में स्थित हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो गुजरात के कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं 1 धोलावीरा, 2 देसलपुर, 3 सुरकोटड़ा, 4 जूनी कुरान। खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल 1 रंगपुर, 2 लोथल, 3 रोजदी, 4 कुतानसी, 5 नागेश्वर, 6 तेलोद, 7 नगवाड़ा, 8 शिकारपुर, 9 मेघम, 10 भगतराव, 11 प्रभासपट्टन यह गुजरात राज्य में स्थित हैं। हरियाणा में सिंधु सभ्यता के स्थल 1 राखी गड्ढी, 2 सीसवाल, 3 कुनाल, 4 बनावली, 5 मीताथल, 6 बालू, 7 भीराना। पंजाब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल 1 रोपड़, 2 कोटड़ा नीहंग खान, 3 चक छियासी, 4 बाडा, 5 संघोल, 6 ढेर, 7 माजरा, 8 चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल 1 सनोली, 2 आलमगीरपुर, 3 बड़गांव, 4 उलास, 5 मांडी। ध्यान रखना मांडा जम्मू कश्मीर में है, जबकि मांडी है वह उत्तर प्रदेश में है। राजस्थान में 1 नंबर कालीबंगा,
2 रंगमहल, 3 करणपुर, 4 बालाथल, 5 तरखानवाला डेरा। महाराष्ट्र में देमाबाद, जम्मू कश्मीर में मांडा स्थान है, जबकि मांडी है वह उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता के सभी नगरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 प्राग व आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, 2 विकसित सभ्यता, 3 पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता। प्राग व आरंभिक हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं भारत में 179 और पाकिस्तान में 21 हैं। इस प्रकार से कुल 200 हैं। विकसित हड़प्पा के स्थल हैं वह भारत में 570 हैं और पाकिस्तान में 289 हैं। पूर्ववर्ती सभ्यता के स्थल भारत में 980 हैं और पाकिस्तान में 121 हैं। प्राग हड़प्पा सभ्यता के उदाहरण है कालीबंगा, सौंथी, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी, भीराना। स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम उत्खनन रोपड़ पंजाब में तथा सबसे नवीनतम भारत में स्थल कोमनेर गुजरात 2006 में खोजा गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ हुआ, तो उत्तर है रोपड़ पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, 1 नगर नियोजन, नगरों को स्थापित करने व बसाने की रूपरेखा को नगर नियोजन कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगरों का नियोजन समान रूप से हुआ था, यद्यपि भिन्नताएं भी प्राप्त होती हैं। नगरों की विभिन्नताएं विभिन्न हैं। हड़प्पा के अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे। हड़प्पा के जो नगर हैं वो 2 भाग हैं, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग ऊंचा क्षेत्र जो चबूतरे पर बसाया जाता था। पश्चिमी भाग छोटा क्षेत्र था जहां विशिष्ट वर्ग राजा निवास करता था। पश्चिमी भाग को गड्डी, दुर्ग, किला क्षेत्र भी कहा जाता था। सामान्यतः किलेबंद दुर्गीकृत भाग हुआ करता था पश्चिमी भाग, जबकि पूर्वी भाग तुलनात्मक रूप से बड़ा क्षेत्र था। इसे नगर क्षेत्र भी कहते थे। इसमें सामान्य जनता निवास करती थी। यह किलेबंद दुर्गीकृत नहीं होता था। अपवाद धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था, उच्च, मध्य, निम्न। नवीन खोजों के अनुसार राखीगढ़ी भी 3 भागों में बटा हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ था, वह है धोलावीरा। नगरों का दुर्गीकरण, हड़प्पाकालीन नगर के दोनों भाग सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, इसे दुर्गीकरण कहते हैं। सुरक्षा प्राचीर के प्रवेश द्वार भी बनाया जाता था। सुरक्षा प्राचीर कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। विभिन्न नगरों का दुर्गीकरण, कालीबंगा के नगरों के दोनों भाग को अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया था। नवीन उत्खनन में ऐसा दुर्गीकरण मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से भी प्राप्त होता है। लोथल व सुरकोटड़ा के नगर के दोनों भाग एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं। सुरकोटड़ा की सुरक्षा प्राचीन पत्थर की बनी हुई है। लोथल की गड्डी क्षेत्र पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। बनावली का गड्डी क्षेत्र अलग सुरक्षा प्राचीर व गड्डी व दुर्ग क्षेत्र एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरे हुए हैं, इसे दोहरा दुर्गीकरण कहते हैं। चनोदड़ो में दुर्गीकरण नहीं हुआ है। सड़कें, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की सड़कें जाली प्रणाली के रूप में बनाई जाती थी जो कि 90 डिग्री पर काटती थी। इस कारण इसे शतरंज की आकृति के रूप में भी देखा जाता था।
सड़कों व ऐसी बसावट के कारण बड़े चौराहों का निर्माण हुआ जिसकी तुलना मार्शल ने ऑक्सफोर्ड सर्किल से की है। सड़कें कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। नगरों के भीतर छोटी सड़कें थी जो मुख्य सड़क से टच करती थी। नगरों की सड़क की चौड़ाई सामान्यतः 10 मीटर की होती थी। घरों के दरवाजे सड़क की तरफ नहीं खुलकर विपरीत दिशा में खुलते थे। अपवाद है लोथल। यहाँ पर बताया गया है कि घरों के जो दरवाजे हैं वह सड़क की तरफ नहीं खुल करके उसके विपरीत दिशा में दरवाजे खुलते थे। इसका अपवाद लोथल में है। लोथल गुजरात में है। वहाँ पर जिस तरफ सड़क है उसकी तरफ मुँह करके घर के दरवाजे खुलते थे। सड़कें कच्ची ईंटों की बनाई जाती थी, परंतु कालीबंगा एकमात्र स्थल है जहाँ पर पक्की सड़कें बनाने का प्रमाण मिला है। ईंटों में समरूपता थी। ईंट 4:2:1 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थी। ईंटों को जमाने हेतु गारे का प्रयोग करते थे। नाली निर्माण के लिए जिप्सम के घोल का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से बिटुमिन के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा, रंगमहल व लोथल से कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। नाली प्रबंध, जल निकास प्रणाली हड़प्पा की उत्कृष्ट विशेषता थी। अधिकांश स्थानों से पक्की ईंटों की नालियां मिली हैं। लोथल में घर कच्ची ईंटों के मगर नालियां पक्की ईंटों की बनी होती थी। कालीबंगा से लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा की जल निकासी प्रणाली कम विकसित थी, जबकि बनावली में नाली प्रबंध का अभाव पाया गया है। ईंटों के प्रकार और उपयोग: कच्ची ईंट रक्षा प्राचीर चबूतरों सड़क बनाने में, पक्की ईंट विशाल भवन निर्माण में, पन्नीदार ईंट कुओं की दीवारों व मेहराब बनाने में, अलंकृत ईंट एकमात्र कालीबंगा के फर्श से प्राप्त हुई है। एल आकार की ईंट इमारतों के कोनों की चिनाई में उपयोग ली जाती थी। हड़प्पा की राजनीतिक व्यवस्था: स्टुअर्ट पीगट के अनुसार यह सभ्यता अत्यंत केंद्रीकृत रही होगी, जिसमें शासन की शक्तियां पुरोहित वर्ग के पास थी। स्टुअर्ट पीगट के अनुसार इस सभ्यता की 2 राजधानियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो रही होगी। इस मत का खंडन आलचिन दंपति ने किया है। एग्जाम में पूछा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? उत्तर है स्टुअर्ट पीगट ने कहा है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को दशरथ शर्मा ने बताया है। स्टुअर्ट पीगट प्रथम इतिहासकार जिन्होंने राज व्यवस्था का अध्ययन किया। स्टुअर्ट पीगट का समर्थन रंगनाथ राव ने किया था। राम शरण शर्मा RS शर्मा के अनुसार हड़प्पा सभ्यता व्यापारी सभ्यता थी, अतः यहाँ वणिक वर्ग का शासन रहा होगा। A.L. वासम ने अपनी पुस्तक अद्भुत भारत में हड़प्पा सभ्यता को धर्म आधारित शासन प्रणाली बताया है, जिसमें शासन व्यवस्था पुरोहित वर्ग के नियंत्रण में थी। व्हीलर ने हड़प्पा सभ्यता में मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का समर्थन किया है। ए फेयर सर्विस के अनुसार हड़प्पा सभ्यता ना तो साम्राज्य था और न ही एक राज्य था। मोहनजोदड़ो एक धार्मिक केंद्र था, न कि प्रशासनिक केंद्र। यहाँ शासन व्यवस्था ग्राम प्रशासन द्वारा संचालित होती थी। यह फेयर सर्विस का कहना है। बीबी लाल के अनुसार महाजनपदों की व्यवस्था की तरह हड़प्पा सभ्यता में भी कई राज्य थे जिनकी अपनी राजधानियां थी, जो कि स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। मेके के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में जनप्रतिनिधि सरकार थी, जिसमें जनता द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता था।
हंटर ने इसे जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहा है। केन्योर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित, कुलीन, व्यापारी, शहरी अभिजन वर्ग, सामान्य जन, ग्रामीण क्षेत्र मिलकर सामुदायिक सरकार के रूप में कार्य करती होगी। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। नगर नियोजन व भवनों की संरचना के आधार पर कहा जाता है कि समाज का स्त्रीकरण हुआ था, कि समाज कई भागों में बटा हुआ था। बौद्धिक वर्ग, योद्धा, व्यापारी, मजदूर। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियां सर्वाधिक मिली हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक परिवार रहे होंगे। आभूषण व श्रृंगार सामग्री के आधार पर माना जाता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। श्रृंगार बॉक्स हड़प्पा से मिला है। शॉपिंग मॉल सुरकोटड़ा, लिपस्टिक, चनूदड़ो, सिंदूर, मेहरगढ़, अंडाकार चूड़ियाँ हड़प्पा, सोने का हार हड़प्पा, कार्नेलियन गोमेद का हार मोहनजोदड़ो, ताम्रपिन मोहनजोदड़ो, कर्णफूल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बड़े घरों के पास छोटे घर मिलते हैं, कारण गार्डन चाइल्ड व्हीलर ने दास प्रथा होने की व्यवस्था बताया, मगर एस.आर. राव और आर.एस. शर्मा ने इस बात का खंडन किया है। यहाँ बताया गया है कि बड़े घरों के पास छोटे घर प्राप्त होते हैं। इस आधार पर गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने माना है कि छोटे घरों में दास रहते होंगे और यहाँ पर दास प्रथा का प्रचलन रहा होगा, परंतु एस.आर. राव और आर.एस. शर्मा ने इस बात का खंडन किया है। कालीबंगा व लोथल से युगम समाधान मिलने के कारण सती प्रथा होने का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन हेतु आखेटन व खेल में भाग लेते थे। लोथल से पासे का बोर्ड और मोहनजोदड़ो से पासे का फलक प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार करते थे। यहाँ से तीर, भाला प्राप्त हुआ है। जूनीकरण व धोलावीरा से स्टेडियम के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन ग्रहण करते थे। हड़प्पा सभ्यता में व्यक्ति नगर व ग्रामीण दोनों में रहते थे। हड़प्पा से हमें 4 नर जातीय समूह के प्रमाण मिलते हैं। एक ऑस्ट्रेलाइट, यह काकेशस यूरोप हड़प्पा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला प्रथम समूह है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी की मूर्ति तथा हड़प्पा की एक कब्र से प्राप्त 3 विदेशी के सिर इसी प्रजाति के हैं। 2 भूमध्य सागरीय सिंधु सभ्यता के निर्माता माना जाता है और यह द्रविड़ थे। 3 अल्पाइन भारत के हिमालय क्षेत्र में पाए जाते थे। मंगोलाइट समाधान प्रणाली सामान्यतः 3 प्रकार की थी। 1 पूर्ण समाधान, 2 आंशिक समाधान, 3 कलश समाधान। पूर्ण समाधान सर्वाधिक प्रचलन था। सामान्यतः हड़प्पा के लोग सिर उत्तर में रखते थे, परंतु अपवाद स्वरूप कालीबंगा में सिर दक्षिण में, लोथल में सिर पूर्व में, रोपड़ में सिर पश्चिम दिशा में रखते थे। आंशिक समाधान बहावलपुर, कालीबंगा से अवशेष प्राप्त होते हैं। कलश समाधान सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से अंडाकार कब्र मिली है, जिसमें एक खोपड़ी में 6 छेद किए हुए हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि शल्य चिकित्सा होती होगी। रोपड़ से एक कब्र मिली है, जिसमें मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। लोथल से एक कब्र मिली है, जिसमें मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है। मोहनजोदड़ो से कब्र नहीं मिली हैं। हड़प्पा से R37 व S जैसी कब्रें मिली हैं।
एग्जाम में पूछा जाता है, मालिक के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, यह कब्र किस स्थान से मिली है? तो उत्तर है रोपड़। कब्र में मालिक के साथ बकरी को दफनाया गया है, यह अवशेष कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल से मिलते हैं। सिंधु सभ्यता की आर्थिक विशेषता। हड़प्पा सभ्यता के व्यक्तियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि था। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था में सर्वाधिक योगदान व्यापार वाणिज्य का था। कृषि। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जीविका निर्वाह अथवा रोजगार का प्रमुख साधन कृषि था। जुताई। जुताई के लिए लकड़ी के हलों का उपयोग किया जाता था। हमें कोई धातु का हल या फावड़ा प्राप्त नहीं हुआ है। लकड़ी के हल भी मिट्टी के रूप में मिले हैं। कालीबंगा से लकड़ी का हल मिला है। कालीबंगा से जूता व खेत मिला है, जिसमें एक साथ 2 फसलें सरसों व चना उगाई गई थी। बनावली हरियाणा से लकड़ी यानी मिट्टी के हल का प्रारूप या खिलौना मिला है। मोहनजोदड़ो से लकड़ी के हल का खंडित खिलौना मिला है। गेनरीवाल से लकड़ी का खिलौना मिला है। हल चलाने के लिए कुबड़ वाले बैल का उपयोग किया जाता था, इस कारण मोहरों पर इसका अंकन बहुतायत में किया जाता था। बुआई। हड़प्पा सभ्यता में खरीफ व रबी दोनों प्रकार की फसलें उगाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में 9 प्रकार की फसलों के प्रमाण मिले हैं, जिनमें मुख्य गेहूं और जौ प्रमुख थी। गेहूं की प्रजातियां प्राप्त होती हैं। हड़प्पा की मुख्य फसल गेहूं थी, जिसका कारण यह था कि गेहूं अधिकांश जगह से मिली है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जौ। हड़प्पा सभ्यता की दूसरी मुख्य फसल जौ थी। जौ के सर्वाधिक प्रमाण मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जौ की 2 किस्म से परिचित थे। चावल। लोथल से धान पीसने की चक्की मिली है। रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। हुलास से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। हुलास उत्तर प्रदेश में है, रंगपुर गुजरात में है और लोथल गुजरात में है। बाजरा। हड़प्पा सभ्यता में बाजरा, हड़प्पा, लोथल। कपास। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता में हुआ था। सिंधु क्षेत्र में होने के कारण यूनानियों ने कपास को सिंडन नाम दिया। अन्य फसलें। तिल हड़प्पा से प्राप्त हुआ। मटर, खजूर हड़प्पा से प्राप्त हुआ। प्रोसिका दूसरी फसल प्राप्त हुई था। सामान्यतः हड़प्पा वासियों को रागी व ईख का ज्ञान नहीं था। सिंचाई। हड़प्पा वासी वर्षा पर निर्भर थे। हड़प्पा काल में कृत्रिम सिंचाई के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बांध बलूचिस्तान के गवरबंदों से प्राप्त हुआ है। नहरों के अवशेष अफगानिस्तान के सोर्तुगही से प्राप्त हुए हैं। जल कुंड व तालाब धोलावीरा से प्राप्त हुआ है और यह सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। कुएं अल्लाहदीनों से प्राप्त हुए हैं। संग्रहण हेतु अन्नागार प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो व लोथल से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हड़प्पा का अन्नागार है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थापत्य कला लोथल का गोदीवाड़ा है। पशुपालन। कृषि के साथ साथ हड़प्पा काल के लोग जीविका निर्वाह हेतु पशुपालन भी करते थे। शिकारपुरा गुजरात और नेस्द्वीप पाकिस्तान पशुपालन के प्रमुख केंद्र थे। इस काल में विभिन्न पशुओं के प्रमाण मिले हैं, जिनमें प्रमुख प्रकार के हैं गाय। हड़प्पा सभ्यता के कुछ मृत भांडों पर चित्रांकन तथा बैल की मौजूदगी के आधार पर यह माना जाता है कि हड़प्पा काल के लोग गाय से परिचित थे, मगर हमें गाय के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। 2 घोड़ा। हड़प्पा सभ्यता के मृत भांड, मूर्तियाँ, मुहूर, मणकों
पर चित्रांकन नहीं मिलने के आधार पर ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, मगर इसके साक्ष्य अनेक स्थान से मिले हैं। घोड़े के प्रमुख साक्ष्य लोथल से घोड़े का जबड़ा, मोहनजोदड़ो से घोड़े की मरण मूर्ति, राणा गुड्डई से घोड़े का दांत, सुरकोटरा से घोड़े का कंकाल तंत्र मिला है। इस आधार पर ऐसा भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, परंतु अनेक स्थानों से साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग गाय से परिचित थे, परंतु गाय का साक्ष्य नहीं मिला है। ऊंट, हड़प्पा सभ्यता में ऊंट का साक्ष्य कालीबंगा, सुरकोटड़ा, हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। हाथी के प्रमाण हड़प्पा व गुजरात के विभिन्न स्थानों से प्रमाण मिले हैं। राइनो, एक सींग वाला गेंडा, केवल आमरी से प्रमाण प्राप्त होते हैं। व्यापार वाणिज्य, हड़प्पा काल में व्यापार आंतरिक व बाहरी दोनों प्रकार से होता था। यह व्यापार स्थल जल दोनों मार्गों से होता था, परंतु जल मार्ग से व्यापार अधिक होता था। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। इसके अलावा मध्य एशिया, मिस्र तथा यूनान सभ्यता तक व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार संतुलन अनुकूल था। विदेशों से विक्रय व्यापार अधिक, क्रय व्यापार कम होता था। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार व्यापार वाणिज्य था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार चीन की सभ्यता के साथ होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया, दजला फरात की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, अक्कड़ सभ्यता, इराक ईरान की सभ्यता के साथ होता था। यहाँ कहा गया है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें दजला फरात की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, अक्कड़ सभ्यता, इराक ईरान की सभ्यता कहा जाता है। इसके प्रमाण मेसोपोटामिया से प्राप्त प्रमाण सारगोन के लेख में मेलुहा हड़प्पा सभ्यता के लिए, मगान मकरान व ओमान के लिए, दिलमुन हाथियों का देश, सूर्योदय के देश, स्वच्छ देश के लिए इससे व्यापार के प्रमाण प्राप्त होते हैं। मेसोपोटामिया के विभिन्न शहरों उर, किस, लगस, सुमेर, नूपुर, उमा इत्यादि शहरों से हड़प्पा मोहरें प्राप्त हुई हैं। उर से हड़प्पा के समान कार्नेलियन हार, ताम्र श्रृंगार दान प्राप्त हुए हैं। ईरान के क्षेत्र हिसार, शाही द्वीप, सुदूर पूर्व चौकी, जलालाबाद, मारलिक स्थानों से भी हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। भारत से बाहरी व्यापार के साक्ष्य सभ्यता के कई बंदरगाह नगर मिलते हैं। सभ्यता से कई बंदरगाह नगर का मिलना। लोथल बंदरगाह है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा का अर्थ होता है बंदरगाह प्राप्त मिला है। लोथल से मेसोपोटामिया प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। फारस की बेलनाकार मोहर मिली है। हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया प्रकार की मोहरें नहीं मिली हैं। लोथल से नाव के चिन्ह की मोहरें और नाव का मॉडल प्राप्त हुआ है। भगतराव बंदरगाह है, किम सागर गुजरात, प्रभास पटन हिरणे नदी गुजरात, मेघम बंदरगाह है, नर्मदा नदी गुजरात, अल्लाहदीनो सिंध, बालाकोट बिंदार नदी, डाबरकोट सूतकांगेडोर, दास्क नदी सूतकाको है, सादीकोट नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता से कोई मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त नहीं हुई है, मगर मेसोपोटामिया की मोहरों के चिन्ह हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त हुए हैं, जैसे प्रवेश द्वार, पशुओं से लड़ता हुआ व्यक्ति, सूत काटने का यंत्र के चिन्ह। व्यापार वाणिज्य आयात मछली, अनाज, कच्चा ऊन, चांदी। निर्यात सोना, तांबा,
कार्नेलियन लाल पत्थर होता था। लाजवर्त मणि, खजूर, कपास, हाथी दांत सामग्री, शंख, हाजा पक्षी जिसे मोर कहा जाता है, इसका निर्यात किया जाता था। हड़प्पा काल में शिल्प व उद्योग। प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग था। सूती वस्त्र उद्योग हड़प्पा कालीन सर्वप्रमुख उद्योग था। प्रमाण मोहनजोदड़ो से मूर्ति प्राप्त हुई है जिस पर सूती वस्त्र के धागे मिले हैं। लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा से बर्तनों पर सूती वस्त्र व उद्योगों की छाप प्राप्त हुई है। मनका उद्योग के प्रमाण तनहुदड़ो, लोथल से प्राप्त होते हैं। शंख उद्योग के प्रमाण नागेश्वर, गुजरात, बालाकोट, बलूचिस्तान से प्राप्त होते हैं। सीप उद्योग के प्रमाण बालाकोट व लोथल से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से सीपी यंत्र मिला है। मृदभांड उद्योग संपूर्ण हड़प्पा के क्षेत्रों में मिले हैं। हड़प्पावासी ताम्र, कांसे, चांदी व सोने से परिचित थे, मगर सोने के बर्तन नहीं मिले बल्कि आभूषण मिले हैं। पत्थर उद्योग लिवान कला, तरकाई कला से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं। मातृ देवी जिसे पृथ्वी देवी, उर्वरा देवी, आइसिस देवी कहा है। आइसिस देवी दीप लक्ष्मी कहा गया है। पृथ्वी देवी की मोहर हड़प्पा से प्राप्त हुई है। मोहर के एक तरफ स्त्री की गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मोहर के एक तरफ स्त्री की गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है और मोहर के दूसरी तरफ एक पुरुष हंसिया लिए हुए खड़ा है। निष्कर्ष इस मोहर में उपजाऊपन, कृषि के संकेत मिलते हैं और नर बलि के संकेत भी प्राप्त होते हैं। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा पर पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के बीच एक स्त्री का चित्र है। पेड़ के नीचे एक मनुष्य बकरा लिए हुए खड़ा है। संकेत मिलता है, पीपल की उपमा का संकेत है। दो पशु बलि का संकेत मिलता है। बलूचिस्तान की झोब संस्कृति से एक रौद्र नारी की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में नारी की पूजा रौद्र व सौम्य रूप में होती थी। सर्वाधिक मरण मूर्तियाँ मातृ देवी की प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तनहुदड़ो, बनवाली से मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ मिली हैं, परंतु कालीबंगा, मीताथल, सुरकोटड़ा, लोथल से मातृ देवी की मरण मूर्तियों का अभाव पाया जाता है। इस आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि हड़प्पा के संपूर्ण भाग में मातृ देवी की पूजा का प्रचलन नहीं रहा होगा। पुरुष देवता मोहनजोदड़ो से मेके को सेलखड़ी की मोहर, पशुपति मोहर प्राप्त हुई है। इस मोहर पर एक त्रिमुखी व उन्नत शीशन वाले पुरुष आकृति का अंकन है। इसे मार्शल महोदय ने आदि शिव, महायोगी, पशुपति शिव मोहर कहा है। यह सेलखड़ी टेराकोटा पक्की मिट्टी से निर्मित है। पशुपति मोहर की विशेषता है पद्मासन योग में त्रिमुखी व उन्नतशील अवस्था। दो भैंस के सींग के आकार में त्रिशूल मुकुट पर रखा हुआ है। तीन खुली बाहें जिनमें चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। आकृति के दाएं हाथी व बाघ, आकृति के बाएं भैंसा और गेंडा, आकृति के नीचे दो हिरण। इसमें 6 आकृतियाँ मिली हैं और 6 आकृतियों में 5 पशु मिले हैं। आकृति के ऊपरी ओर 7 अक्षरों का हड़प्पा लेख लिखा हुआ है। आदि शिव चौकी पर विराजमान है। मोहनजोदड़ो से अन्य ताम्र फलक प्राप्त हुआ है। इस पर धनुष लिए एक व्यक्ति का अंकन है, जिसके बाद में इतिहासकारों ने इसे किरात शिव की संज्ञा दी है। कालीबंगा, कोटदीजी, पादरी से प्राप्त मर्त भांडों पर सींग वाले देवता का अंकन मिलता है। लिंग व योनि पूजा। कालीबंगा से टेराकोटा यानी पक्की मिट्टी के लिंग व योनि प्राप्त हुई है।
बलूचिस्तान के मोगल गुंडई से लिंग का यथार्थ रूपांकन मिलता है। स्वास्तिक सूर्य पूजा का प्रतीक हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से प्रमाण मिले हैं। पशु पक्षी वृक्ष पूजा मोहरों पर सर्वाधिक चित्रांकन पीपल देवता का हुआ है। इसकी सवारी एक श्रृंगी बैल थी। मोहनजोदड़ो से सप्त मात्रका मोहर मिली है जिसमें पीपल के वृक्ष के नीचे 7 लोग खड़े हैं। नाग पूजा के प्रमाण लोथल से 3 मर्तभांड प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से पुरुष की आकृति के पीछे सर्पफण की आकृति प्राप्त होती है। हड़प्पा में पाख्ता यानी बतख और हाजा जिसे मोर कहा गया है सबसे पवित्र पक्षी माना गया है। अग्निवेदिका कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अग्निवेदिकाएं बनावली से भी प्राप्त हुई हैं। बनावली कालीबंगा से बड़ी बड़ी अग्निवेदिकाएं मिली हैं। हड़प्पा कालीन कला मूर्तिकला मोहरें मृदभांड मनके बाट व मापन आभूषण लिपि। मूर्तिकला मूर्तियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पाषाण मूर्तियाँ, धातु मूर्तियाँ, मरण मूर्तियाँ। पाषाण मूर्तियाँ हड़प्पा काल में पाषाण मूर्तियाँ कम संख्या में मिली हैं। मोहनजोदड़ो से 12 मूर्तियाँ और हड़प्पा से 2 व अन्य स्थानों से प्राप्त होती हैं। पाषाण मूर्तियाँ कलात्मक रूप से उत्कृष्ट हैं। पाषाण मूर्तियाँ खंडित अवस्था में मिली हैं। पाषाण मूर्तियों में मानव की मूर्तियाँ अधिक हैं जबकि पशुओं की नगण्य मूर्तियाँ मिली हैं। योगी या पुरोहित की मूर्ति यह मूर्ति पाषाण द्वारा निर्मित है। योगी व पुरोहित की मूर्ति की विशेषता नेत्र अर्ध खुले नासाग्र केंद्रित हैं, मूछ रहित संवारी गई दाढ़ी, केस फीते से बंधे हुए हैं, माथे पर गोल अलंकरण है तथा बाएं कंधे को ढकते हुए तिप्तिया छाप वाली सोल ओढ़े हुए है। आंखें सीप की बनाकर अलग से जड़ी गई हैं। योगी की मूर्ति को इतिहासकारों ने अलग अलग उपमा दी है। पुजारी की मूर्ति मेके ने कहा है, योगी की मूर्ति आर.पी. चंद्रा ने कहा है, मंगोल मूर्ति ए.एल. वासम ने कहा है। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से मेके को प्राप्त एक सेलखड़ी की मोहर पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है जिसे महायोगी तथा पशुपति के नाम से जाना जाता है। इसे आदि शिव भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी या पुरोहित की पाषाण मूर्ति प्राप्त हुई है जिसे योगी की मूर्ति कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से श्वेत पत्थर का पुरुष का सिर मिला है। मोहनजोदड़ो से पुरुष की मूर्ति जो अकड़ के साथ बैठा है प्राप्त होती है। हड़प्पा से 2 सिर रहित धड़ प्राप्त और मूर्तियां प्राप्त हुए हैं। एक लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति जिसमें व्यक्ति योग की मुद्रा में है। दूसरी काले स्लेटी रंग की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें व्यक्ति नृत्य मुद्रा में है। मार्शल ने इस मूर्ति को आदि नटराजन कहा है तथा वी.एस. अग्रवाल ने इस मूर्ति को नव यौवन नृत्य की मूर्ति कहा है। धोलावीरा से उकड़ू बैठी नगन मूर्ति प्राप्त हुई है। बनावली से गहरे हरे रंग का नट कला प्रदर्शन की पुरुष मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से एक आइबेकस बड़े सींगों वाली भेड़ या बकरी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। धातु की मूर्तियाँ सर्वाधिक मूर्तियाँ ताम्र की मूर्तियाँ, इसके पश्चात कांस्य की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। धातु मूर्तियों का निर्माण लुप्त मोमपत्ती से होता था। धातु की मूर्तियाँ जानवरों व मनुष्य दोनों की बनाई जाती थी। कांस्य नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से अर्नेस्ट मेके द्वारा 1926 में खोजी गई कांस्य नर्तकी की मूर्ति है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति
वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है। कमर से घुटने तक कपड़े पहने हुए है, आकृति नग्न है, टखनों के नीचे खंडित है। कांस्य नर्तकी की मूर्ति के गले में हार पहना हुआ है। मूर्ति का दायां हाथ कमर पर है जिसमें 4 चूड़ियां पहनी हुई हैं, जबकि बाएं हाथ पैर के घुटने पर रखा हुआ है जिसमें 24 या 25 चूड़ियां पहनी हुई हैं। बालों में जूड़ा पहना हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की मूर्ति की उपमा मार्शल ने आदिवासी स्त्री, पिगट महोदय ने बलूची नारी, ठाकुर प्रसाद वर्मा ने पार्वती की मूर्ति बताया है। मोहनजोदड़ो से कांस्य निर्मित भैंस व मेढे की आकृति प्राप्त हुई है। ये कांस्य की मूर्ति हैं। लोथल से ताम्र निर्मित पक्षी, बैल, खरगोश, कुत्ते की आकृति प्राप्त हुई है। चनोद्रो से पीतल का बतख प्राप्त हुआ है। कालीबंगा से ताम्र वर्षभ, चनोद्रो से भाला फेंकती हुई नरतेरथ प्रतिमा, हड़प्पा से तांबे की इक्का गाड़ी, चनोद्रो से तांबे की बनी गाड़ियों के 2 मॉडल मिले हैं। मरण मूर्तियाँ। मरण मूर्तियाँ मिट्टी की बनाई जाती थी। मरण मूर्तियाँ चिकोटी विधि से बनाई जाती थी। शिल्प कला में सर्वाधिक मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। मरण मूर्तियाँ सर्वाधिक पशुओं की तथा न्यूनतम मानव की हैं। स्त्रियां व पुरुषों की मरण मूर्तियाँ। नारी की मरण मूर्तियाँ नग्न हैं, कमर से घुटने तक कपड़ा। नारी की मरण मूर्तियों के सिर पर पंखाकार आभूषण। नौशेरा से प्राप्त मरण मूर्ति जिस पर सिंदूर लगा हुआ है। बलूचिस्तान से रुद्र नारी की मरण मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से 2 सींग वाली मरण मूर्ति। मेहरगढ़ से हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन स्त्री की मूर्ति मिली है। पशु पक्षी की मरण मूर्तियाँ। सर्वाधिक मरण मूर्तियाँ कुबड़ बैल पशुओं में और सर्वाधिक मरण मूर्तियाँ गोरैया की पक्षियों में मिली हैं। पशु पक्षियों की मरण मूर्तियाँ अंदर से खोखली हैं, परंतु मानव की मरण मूर्तियाँ अंदर से ठोस हैं। मोहनजोदड़ो से छोटे सींग व बिना कुबड़ वाले बैल की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। हड़प्पा से घड़ियाल, कछुआ व मछली की मूर्तियाँ मिली हैं। लोथल से गोरिल्ला की मूर्ति मिली है। कालीबंगा से आक्रामक मुद्रा में वर्षभ मरण मूर्ति मिली है। लोथल से गेंडे और सुरकोटडा से पहिएदार वर्षभ की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहरें। मोहर की विशेषताएं। मोहर का प्रयोग मुख्यतः व्यापारिक कार्यों, आयात निर्यात की पहचान व सामग्री सुरक्षा में होता था। ठप्पा के समान। मोहरों पर लेख लिखे हुए हैं। हड़प्पा लिपि की सर्वाधिक जानकारी मोहरों से मिलती है। मोहरों पर राजमुद्रांक व हड़प्पा के चित्र बनाए जाते थे। मोहरों पर पशु पक्षी, वनस्पति का चित्रण हुआ है। मोहरों पर सर्वाधिक चित्र पीपल वृक्ष के चित्र बने हैं, जबकि दूसरा सर्वाधिक यूनिकॉर्न का मिलता है। मोहरों का निर्माण सेलखड़ी, सर्वाधिक मोहर, पत्थर, चर्ट, गोमेद, कॉर्नेलियन, फाइंस, क्वार्ट्जाइट का गारा, कांच का चूरा, धातुओं में चांदी, ताम्र आदि का प्रयोग किया जाता था। मोहरों का निर्माण सेलखड़ी। सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई हैं। अधिकांश मोहरें चौकोर प्रकार की बनाई जाती थी, जिनमें वर्गाकार सर्वाधिक थी। कुछ मोहरें गोलाकार व बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर पॉलिश की जाती थी। यूनिकॉर्न एक श्रृंग वर्षभ था जिसका जिक्र रोमन यूनानी साहित्य में हुआ है। यह काल्पनिक पशु था। इसे पीपल देवता की सवारी माना जाता था। मोहरों पर पीपल वृक्ष के बाद सर्वाधिक अंकन यूनिकॉर्न का माना जाता है। यूनिकॉर्न पर 8 चिन्ह हड़प्पा कालीन लिपि के हैं, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मुख्य मोहरें। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं।
मोहनजोदड़ो से 68%, हड़प्पा से 19%, अन्य से 13% मिली हैं। बेलनाकार मोहरें मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से, पशुपति शिव की मोहरें मोहनजोदड़ो से, 3 घड़ियाल व 2 मछली की मोहरें तनूदड़ो से, गरुड़ व 2 सांप की मोहरें हड़प्पा से, नाव की आकृति की मोहरें लोथल मोहनजोदड़ो से, बीज बोने के यंत्र की मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। मोहरों पर चित्रण नहीं है। सिंह, ऊंट, गाय, घोड़ा। मृदभांड मिट्टी से बने पात्र मृदभांड कहलाते हैं। मृदभांड हाथ निर्मित और चाक निर्मित थे। सर्वाधिक मृदभांड चाक से बनाए जाते थे। काले व लाल रंग मृदभांड सर्वाधिक थे। मृदभांड पर ज्यामितीय चित्र, त्रिभुज, वर्ग, घन, आयत, वर्त, प्राकृतिक चित्रण, पशु, पक्षी, वनस्पति, मानव का चित्रण, नगण्य तथा लिपि का चित्रण किया गया है। मृदभांडों पर बहुरंगी अलंकरण का अभाव पाया जाता है। अपवाद है बलूचिस्तान। प्रमुख मृदभांड दूध पिलाती हिरणी हड़प्पा से, प्यासा कुआ, चालाक लोमड़ी का चित्रण मृदभांड पर, पंचतंत्र की कहानियाँ लोथल से, मछली मुँह में वृक्ष को दबाए हुए है लोथल, कन खजूरा का मृदभांड मोहनजोदड़ो से, एक चमकीला मृदभांड जिस पर कांच का लेप किया गया है मोहनजोदड़ो से मिला है। मृदभांड बनाने के भट्टे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो, नौशेरा से प्राप्त हुए हैं। मनका का उपयोग आभूषण, बाट, धार्मिक अनुष्ठान के रूप में होता था। सर्वाधिक मनके सेलखड़ी से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता में सेलखड़ी, अंगेट, कार्नेलियन, लाजवर्थ, शंख, टेराकोटा, स्वर्ण, रजत, ताम्र से मनके बनाए जाते थे। मनकों का आकार बेलनाकार सर्वाधिक था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनूदड़ो, धोलावीरा से एक मनका निर्माण की ड्रिल प्राप्त हुई है। बगसरा जो गुजरात में है, पत्थर के सर्वाधिक मनके प्राप्त हुए हैं। बाट हड़प्पा सभ्यता के बाट मानकीकृत पैमाने होते थे। बाट का उपयोग माप तोल के लिए होता था। बाट का निर्माण सफ़ेद चर्ट पत्थर से किया जाता था। इनका आकार घनाकार होता था। सर्वाधिक और सेलखड़ी, सेलसीट, चूना पत्थर आदि का प्रयोग होता था। कम भार के बाट 1:4:8:16:32 अनुपात के होते थे। अधिक भार के बाट 160:120 के होते थे। अधिक बाट 16 के अनुपात में मिले हैं। स्केल प्राप्त हुए हैं। शंख का स्केल मोहनजोदड़ो से, सीप का स्केल मोहनजोदड़ो से, हाथी दांत का स्केल लोथल से और मिट्टी का स्केल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। आभूषण स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। आभूषण उत्कृष्ट शैली के सोना, चांदी, पत्थर, सेलखड़ी के बने थे। कर्णफूल, टीका, चूड़ियाँ, अंगूठियाँ, ताबीज, करधनी आदि आभूषण थे। फरमाना जो हरियाणा में है से कब्र से गहने प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की चूड़ियाँ आभूषणों में सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। लिपि सर्वप्रथम कनिघम को लिपि के प्रमाण मिले। लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास वेडेल महोदय ने किया। इसे सुमेरी लिपि के करीब बताया था। गेल्डन, सीजे गेडे, सिडनी स्मिथ ने संस्कृत भाषा के समान बताया है। फादर हेरास, आस्को, पारपोला, आई.डी. महादेवन आदि विद्वान सेंधव लिपि की साम्यता द्रविड़ लिपि से करते हैं। महादेवन ने कंप्यूटर से पढ़ने का प्रयास किया। सबसे बड़ा लेख धोलावीरा से प्राप्त हुआ है जिसमें 26 शब्द हैं। लिपि की जानकारी के करीब 3700 स्रोत प्राप्त हुए हैं जिनमें 90% सेलखड़ी मोहर से जानकारी मिलती है। सर्वाधिक स्रोत मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। मोहरों पर गोमूत्रिका,
ब्रुस्टोफेदन शैली थी। लिपि के रूप में करीब 450 चिन्ह खोजे जा चुके हैं, जिनमें सर्वाधिक यू आकार के चिन्ह हैं जिन्हें जार कहा गया है। द्वितीय सर्वाधिक मार्क व तृतीय सर्वाधिक मछली के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा के नगरों का पतन भिन्न भिन्न प्रकार रहा। कुछ नगरों का पतन अकस्मात उजड़े, बनावली व कालीबंगा। कुछ नगर कर्मिक रूप से अवसाद हुआ, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। पतन के भिन्न भिन्न कारण रहे। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न कारण बताए हैं। भीषण बाढ़। मार्शल, मेके, एस.आर. राव ने क्रमशः मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो, लोथल से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। मार्शल के अनुसार मोहनजोदड़ो से, मेके के अनुसार चनोदड़ो से, एस.आर. राव के अनुसार लोथल से बाढ़ के प्रमाण मिले हैं। मार्शल ने मोहनजोदड़ो को 7 बार बाढ़ से पतन होने का उल्लेख किया है। कुछ नगरों का पतन बाढ़ से हुआ होगा, परंतु अधिकांश बाढ़ से प्रभावित नहीं थे। हिंदू आर्य आक्रमण। सर्वप्रथम आर.पी. चंद्रा ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसका समर्थन गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पीगट ने किया। मार्टिमर व्हीलर ने तर्क दिया कि ऋग्वेद में इंदर को पुरंदर, किलों को नष्ट करने वाला कहा गया है। व्हीलर ने ऋग्वेद में उल्लेखित हरूपिया का समीकरण हड़प्पा से किया है। इसमें नगरों के लिए पूर्व शब्द का उल्लेख हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 42 नरकंकाल, 37 भारतीय, 5 पाकिस्तानी संग्रहालय में। यह नरकंकाल प्राप्त होने के बाद इस ओर इशारा करते हुए व्हीलर ने कहा है कि यह आर्य आक्रमण का उत्तरदायी कारण है। सर्वप्रथम जॉर्ज डेल्स ने आर्य आक्रमण सिद्धांत का खंडन किया था। के.यू.आर. कैनेडी ने हड़प्पा के पतन का कारण महामारी मलेरिया को माना है। भूतात्विक परिवर्तन या भूकंप। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण भूकंप था। धरातल के आंतरिक भागों में आए परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप बाहरी भागों में प्राकृतिक आपदाएं आई, इससे सभ्यता नष्ट हो गई। भूतात्विक सिद्धांत का प्रतिपादन एम.आर. साहनी ने, जॉर्ज डेल्स, रॉबर्ट राइक्स ने जलप्लावन को सभ्यता के पतन का कारण माना है। जलप्लावन के कारण तटीय क्षेत्रों में उठाव, हवाओं द्वारा नदी के मुहानों का अवरुद्ध होना, नदी तल से अवसाद जम गए होते हैं। राइक्स के अनुसार सेहवान मोहनजोदड़ो के पास के निकट भूकंपीय केंद्र रहा होगा। इसके प्रमाण के रूप में बताया कि मोहनजोदड़ो व कालीबंगा से वलित चट्टानें प्राप्त होना। मोहनजोदड़ो में प्राकृतिक बांध बन गया, इससे सिंधु नदी का जल सागर तक नहीं पहुंच पाया। इस कारण मोहनजोदड़ो विशाल झील में बदल गया, जिसके कीचड़ के अवशेष मोहनजोदड़ो की सुरक्षा प्राचीर से प्राप्त होते हैं। भूतात्विक परिवर्तन के सिद्धांत का खंडन एच.टी. लेम्ब्रिक ने किया है। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। इसके समर्थक एच.टी. लेम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स एवं जॉर्ज डेल्स हैं। जलवायु परिवर्तन। इसके समर्थक बी.बी. लाल, ओरेल स्टाइन, ए. घोष, गुरुदीप सिंह है समर्थन करते हैं। पारिस्थितिकी असंतुलन। इसके समर्थक बी.के. थापर व फेयर सर्विस हैं। दीर्घकालीन सूखा। डी.पी. अग्रवाल, ऐदर गाज गिरने से, दी मित्रमेव, प्रशासनिक शिथिलता। मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण माना है। चार्ल्स मेसन के बारे में जानकारी लेते हैं। इनका मूल नाम जेम्स लेविस था। चार्ल्स मेसन ब्रिटिश भारत की सेना में था। चार्ल्स मेसन ने भरतपुर युद्ध 1805 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया था। इसमें भरतपुर के शासक रणजीत सिंह जाट व यशवंतराव होलकर में गेनाट लेक को पराजित किया था।
1827 में मेसन आगरा से सिंधु नदी की ओर अपने साथियों के साथ प्रस्थान करते हैं तथा अनेक प्राचीन स्मारकों की खोज की। 1829 में हड़प्पा में एक टीला देखा, तत्पश्चात यहाँ सभ्यता होने की कल्पना की। इस प्रकार मेसन प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला तथा प्रथम बार यूरोपीय लोगों। चार्ल्स मेसन ने अनुमान लगाया था कि यहाँ पर अवश्य ही सिकंदर व पोरुस का युद्ध हुआ होगा। चार्ल्स मेसन की पुस्तक नैरेटिव ऑफ वेरियस ऑफ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, कलात एंड पंजाब 1842 में इस बात का उल्लेख मिलता है। अलेक्जेंडर ब्रंस, इन्होंने प्रथम अफगान काबुल युद्ध में भाग लिया था। ट्रेवल्स इनटू बुखारा में मेसन द्वारा उल्लेखित सभ्यता पर कार्य किया गया है। अलेक्जेंडर कनिंघम सेना में अभियांत्रिकी रेजिमेंट के कर्मचारी थे। बाद में मुद्रा शास्त्र व पुरातात्विक में रुचि लेने लगे। इस क्रम में कनिंघम 3 बार हड़प्पा की यात्रा की, 1853, 1856, 1872। इन यात्राओं के दौरान विभिन्न प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई। इनके आधार पर 1875 में कनिंघम ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में पुरातत्व का जनक माना जाता है। कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग गठन 1861 ईस्वी में कलकत्ता में किया और पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक स्वयं बने, जो 1885 तक बने रहे। तत्पश्चात बर्गेस 1886 से 1889 तक रहे। एडवर्ड बक ने आर्थिक संकट का हवाला देते हुए 1892 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया। तत्पश्चात इसकी पुनः स्थापना वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में की गई तथा प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया। 1902 से 1928 तक यह महानिदेशक रहे। प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया और 1902 से 1928 तक यह इस पद पर रहे। ध्यान रखना, 1892 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को बक संकट के तहत पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। जॉन बर्टन और विलियम बर्टन रेलवे लाइन बिछाने के कॉन्ट्रैक्टर थे। 1856 में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाते समय पक्की ईंटें प्राप्त हुई थी। लॉकबर्थ डेम्स, इन्होंने ए टेक्स्ट बुक ऑफ बलूची लैंग्वेज पुस्तक लिखी। इनको कनिंघम जैसी मोहर प्राप्त हुई थी। जॉन मार्शल 1902 ईस्वी से 1928 ईस्वी तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक पद पर रहे। जॉन मार्शल के नेतृत्व व निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। इनके निर्देशन में ही हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। हड़प्पा रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। साहिवाल जिला पंजाब पाकिस्तान में है और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। इसके पश्चात काशीनाथ दीक्षित और मार्शल ने इसकी विस्तृत खुदाई करवाई थी। उक्त दोनों खोजों के बाद मार्शल ने इंग्लैंड में 20 सितंबर 1924 को साप्ताहिक पत्रिका द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में प्रकाशित मार्शल के लेख में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज की घोषणा की गई और आगे चलकर 1927 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। तत्पश्चात मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक में सभ्यता की विस्तृत जानकारी दी गई। तत्पश्चात मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक में सभ्यता की विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बाद मार्टिमर व्हीलर ने माई आर्कियोलॉजिकल
सर्वे टू इंडिया एंड पाकिस्तान में इस सभ्यता का विस्तृत अध्ययन किया। मेके ने अपनी पुस्तक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में भी इस सभ्यता का विशद वर्णन किया है। एस.एन. राव ने अपनी पुस्तक स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजी में लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया वहां से 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका देखने के लिए धन्यवाद।